Good morning, students. So today in this lecture we are going to discuss some of the examples of photochemical reactions. हम यहाँ पर बेटा ये कहते हैं कि जितने भी हमने क्वांटम यील्ड के बेस पर photochemical reactions देखी हैं, we can divide all these photochemical reactions into 3 categories. अब कौन सी 3 categories अगर वो हम देखें तो ये जो टेबल हमें दी हुई है इसमें हमें वो तीनों कैटेगरीज मेंशन की गई हैं. देखो फर्स्ट टाइप कौन सी है, दोज फॉर विच द क्वांटम यील्ड इज़ अ स्मॉल इंटीजर, दैट मीन्स जिसके लिए क्वांटम यील्ड 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन. तो इसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स आपके पास हैं जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं जनरली, दैट इज़ डिसोसिएशन ऑफ HI एंड HBr. Now the second category is for which the quantum yield is very large. Very large हम बोलें तो 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3 और मे बी हायर देन दैट 10 raised to the power 5, 6 भी यहाँ पर हो सकती है. मेन एग्जाम्पल इसके लिए देखें तो हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl. And the third category is the reactions for which the quantum yield is very small. For that we can discuss the dissociation of ammonia molecule in the form of nitrogen and hydrogen gas. So these are the 3 categories for the photochemical reactions. Now अब हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो जो क्वांटम यील्ड हैं photochemical reactions की, they may vary from the very low limit, that means 0.001 or 0.01 to 10 raised to the power 6. तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी क्वांटम यील्ड बहुत ही लो है और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी क्वांटम यील्ड बहुत ही हाई है. तो बेसिकली हम इस वेरिएशन ऑफ क्वांटम यील्ड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर मेनली 2 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज द प्राइमरी प्रोसेस एंड द सेकेंड स्टेप इज़ नोन एज द सेकेंडरी प्रोसेस. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ द प्राइमरी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ some of the molecules by the absorption of light. For example, if we are having some AB type of molecule and that absorbs radiation H nu and it gets activated to form AB star. This AB star is basically representing the activated molecule AB. या फिर अगर हम इसी को देखें, we can say the dissociation of certain molecules to produce active atoms or the free radicals is also a form of activation. For example, if there is some molecule AB and if it absorbs radiations H nu, then it get converted to A plus B star, where this B star is the active atom or we can say activated atom. तो बेसिकली अगर हम प्राइमरी प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर मेनली क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. नाउ द सेकेंड स्टेप फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द सेकेंडरी प्रोसेस. अब ये जो सेकेंडरी प्रोसेस हमारे पास है इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बने हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर डीएक्टिवेट हो जाएंगे. ये सारे स्टेप्स आएंगे सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर. तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों ही प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं. जैसे इन्होंने सबसे पहले दी फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर इसी को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. हमें पता है हाइड्रोजन आयोडाइड अगर डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बनाता है, और ये जो रिएक्शन है ये स्टडी की गई 2070 टू 2820 एंगस्ट्रॉम रीजन में, यानी कि इसके लिए वेवलेंथ रेंज ये रखी गई. और जब हमने इस रिएक्शन के क्वांटम यील्ड को ऑब्जर्व किया दैट वाज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2. अब ये इसकी क्वांटम यील्ड ऐसे क्यों आई, 2 क्यों है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन 2 प्रोसेसेस, दैट इज़ द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी प्रोसेस.
तो देखो इस प्रोसेस को हम मेनली क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस अकर्स इन दीज फॉलोइंग स्टेप्स वेयर in the primary process what happens, the HI molecules absorbs radiation that is H nu and it gets converted to H plus I star, यानी कि डिसोसिएट हो जाता है ये मॉलिक्यूल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने से। और जब ये डिसोसिएट होता है तो H तो नॉर्मल मॉलिक्यूल बनता है और I जो है दैट मीन्स जो आयोडीन है वो मॉलिक्यूल नहीं बेटा, एटम, हाइड्रोजन एटम तो नॉर्मल बनता है और जो आयोडीन एटम है डिसोसिएशन के बाद जो हमें मिलता है दैट इज़ एक्टिवेटेड एटम। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो HI मॉलिक्यूल है वो 1 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये इस टाइप से हमें ये एटम्स दे देता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस की। सेकेंडरी प्रोसेसेस मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेसेस में हम कहते हैं कि ये जो प्राइमरी प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं यानी कि हाइड्रोजन एटम एंड एक्साइटेड आयोडीन एटम, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ से अगर इसका पार्टिसिपेशन देखें तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम था वो दूसरे HI मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देगा और आयोडीन एटम यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंडली क्या होगा, जो एक्साइटेड आयोडीन एटम प्राइमरी प्रोसेस में बना था वो HI के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम और आयोडीन गैस बना देगा। ये जो रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर, जो सेकंड मैंने बताया है। थर्ड में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम हमें प्राइमरी प्रोसेस में मिला था ये सेकंड वाली प्रोसेस से जो हाइड्रोजन मिला है इसके साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना दे। दैट प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, दैट मीन्स हीट इज़ रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो आयोडीन एटम हैं वो आपस में कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। और लास्टली हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दोबारा से HI मॉलिक्यूल्स बना देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब हम कहते हैं कि ये जो हमने यहाँ सेकेंडरी प्रोसेसेस में 5 प्रोसेसेस पढ़ी हैं, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। अब अगर इनमें से हम थर्ड और फिफ्थ को देखें तो ये दोनों स्टेप्स कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है नेचर में और एक्सोथर्मिक हैं तो यहाँ पर हीट रिलीज्ड होगी इनके अंदर, इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर, और जो हीट यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो डिसोसिएशन कर देती है इन्हीं रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स का, यानी कि कहीं पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, कहीं पर HI बन रहा है तो इन्हीं को ये दोबारा से डिसोसिएट कर देती है। सेकेंड रिएक्शन को देखें तो दिस स्टेप इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर, और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है दैट मीन्स उसको अकरेंस के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो दैट विल बी टेकिंग प्लेस वेरी स्लो, तो ये प्रोसेस स्लो होगी। सो द ओनली इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसेस जो हमारे पास बची हैं दैट इज़ ओनली द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्टेप। फर्स्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम HI मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन दे रही है। फोर्थ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन एटम्स कंबाइन होकर दोबारा से HI मॉलिक्यूल्स दे देते हैं। तो अब अगर यहाँ से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रोसेस थी हमने सबसे पहले तो वो लिया जो सबसे ऊपर ये लिखी हुई है बेटा आपके पास, दिस इज़ द सेम प्राइमरी प्रोसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर HI मॉलिक्यूल रेडिएशंस लेकर नॉर्मल हाइड्रोजन एटम और एक्साइटेड आयोडीन एटम बना देगा, और दो हमारे पास ये सेकेंडरी प्रोसेसेस वाली फर्स्ट और लास्ट रिएक्शन है, फर्स्ट और फोर्थ है बेटा लास्ट में। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और HI कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन एटम बना रहे हैं, और फोर्थ में आयोडीन कंबाइन होकर आयोडीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम इन तीनों ही रिएक्शंस को ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ओवरऑल रिएक्शन बन जाती है दैट इज़ 2HI प्लस H nu गिविंग H2 प्लस I2। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हम कहते हैं कि अगर 1 क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया गया जो कि आपको प्राइमरी प्रोसेस से दिख रहा है, तो हमारे पास HI के 2 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हुए यहाँ से, ये भी दिख रहा है क्योंकि 2HI प्लस H nu है जो ओवरऑल रिएक्शन आई है उसमें। तो इसीलिए हम कहते हैं द क्वांटम यील्ड फॉर दिस रिएक्शन विल बी 2, कि एक
जो फोटोन है वो दो HI मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर सकता है। तो यहाँ पर क्वांटम यील्ड हमारे पास होगी 2। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वाई द क्वांटम यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr, या हम कहें फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है H2 + Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν गिविंग 2 HBr। अगर इस रिएक्शन के क्वांटम एफिशिएंसी को देखें तो दिस इज़ फाउंड टू बी वेरी वेरी लो, दैट इज़ 0.01। ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी इतनी लो क्यों है, हमें ये एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोसेसेस। जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम्स में दी हुई मिलेंगी, ये आपको अपने आप से भी लिखनी पड़ सकती हैं। तो बेटर है कि आप इन सारी रिएक्शंस को लिख के और फिर इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। तो इसके लिए प्राइमरी प्रोसेस देखो बेटा क्या होता है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हैं वो Hν यानी कि रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है और 2 Br एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है। अब सेकेंडरी प्रोसेसेस में क्या होगा, जो ये 2 Br एटम्स बने हैं इनमें से एक Br एटम हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होकर HBr बना देगा और हाइड्रोजन एटम हमें अलग से मिल जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ से मिला ये दूसरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके HBr + Br दे देता है, या फिर ये हाइड्रोजन एटम जो फर्स्ट रिएक्शन में हमें मिला था ये HBr के साथ कंबाइन करके हमें H2 और Br एटम्स दे देता है। फिर उसके बाद 2 Br मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके दोबारा से ब्रोमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब इन्होंने पहले तो यही बताया है, फिर उसके बाद देखो इस रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड है या जो क्वांटम एफिशिएंसी है दैट इज़ वेरी लो। अब ये लो क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है कि Br एटम जो है हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके HBr + H बना देगा। दिस रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक है तो बहुत ही स्लो ये प्रोसेस होगी, और जो रिएक्शन सेकंड और थर्ड हैं वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बनेगा तभी तो सेकंड और थर्ड रिएक्शंस हो सकती हैं। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन बहुत स्लो है तो सेकंड और थर्ड क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वे अपने आप में ही बहुत स्लो हो गई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन बच गई इंपॉर्टेंस की, दैट इज़ द फोर्थ वन, एंड द फोर्थ रिएक्शन इज़ Br एटम + Br एटम गिविंग Br2। और अगर हम इसको देखें तो जो ये Br2 यहाँ पर बन रहा है दैट इज़ बेसिकली इन रिएक्टेंट साइड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फेवरेबल टू अस। तो ये दोबारा से रिएक्ट करके यहाँ से, क्योंकि इसको अगर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास बनना क्या था, HBr बनना था, बट यहाँ पर इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ Br2 जो हमारे लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये भी हमारे लिए फेवरेबल स्टेप नहीं है और इसीलिए इस रिएक्शन की क्वांटम एफिशिएंसी बहुत लो है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। और अगर हमें इसके क्वांटम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है तो बेसिक सी चीज़ है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। दैट इज़ वाई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्वांटम एफिशिएंसी इस प्रोसेस की कुछ हद तक बढ़ाई जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2, कि हाइड्रोजन और Cl2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके HCl की फॉर्मेशन कर दें। तो हमारे पास यहाँ से एक जो रिएक्शन है दैट इज़ H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν गिविंग 2 HCl। और अगर हम इस रिएक्शन की क्वांटम एफिशिएंसी को देखें तो दैट इज़ फाउंड टू बी वेरी हाई, दैट मीन्स 10⁴ to 10⁶। और इस रिएक्शन की हाई क्वांटम यील्ड क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस को देखेंगे। प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल्स Hν लेकर के 2 Cl एटम्स दे देंगे जो कि हमारे लिए चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। अब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जिस यहाँ पर था हमारे पास, उसने एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एक क्वांटम लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब की है। सेकेंडरी प्रोसेस में देखो क्या होता है, जो Cl है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के HCl + H बना देगा, एंड दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो हाइड्रोजन एटम यहाँ से बना वो Cl2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके HCl + Cl बना देगा। ये Cl और Cl आपस में कंबाइन होकर के दोबारा से Cl2 बना देंगे।
अब ये क्या है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट रिएक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंडरी स्टेप रिएक्शन अटैक Cl2 टू, ये बेटा वही चीज़ें हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। अब देखो ये जो लास्ट रिएक्शन है ना बेटा, Cl + Cl गिविंग Cl2, ये रिएक्शन जो है वो मेनली कंटेनर की वॉल्स के ऊपर होती है कि वहाँ पर Cl एटम्स आपस में कंबाइन हो गए तो दोबारा से Cl2 गैस बना देते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ प्राइमरी प्रोसेस, जो है वो बेसिकली चेन इनिशिएशन स्टेप का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाती है और वो चेन चलती रहती है जब तक कि उसको नए रिएक्टेंट्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो जो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है दैट इज़ द रिएक्शन 1 एंड 2 वाला जो है जो 2 है इसका सेकेंडरी प्रोसेस, इसका सेकेंड स्टेप, दैट इज़ नॉट चेन इनिशिएटिंग बट दैट विल बी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो ये चेन प्रोपेगेटिंग है, यानी कि ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज़ चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, यानी कि ये क्या करेगा, चेन को स्टॉप कर देता है, कोई भी चेन रिएक्शन है। तो अगर हम इनको देखें तो हमारे पास यहाँ से इस रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो इंटरेस्टेड है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr के लिए तो क्वांटम यील्ड थी हमारे पास बहुत लो 0.01, और अगर HCl है तो क्वांटम एफिशिएंसी बहुत हाई है, दैट इज़ अबाउट 10⁴ टाइम्स। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? इसकी एक्सप्लेनेशन मेनली यही है कि यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके बीच में एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाती है एंड चेन keeps on propagating and when the chain termination step is observed the chain reaction gets stopped. So setting up of a chain reaction in the photosynthesis of HCl is the main reason for high quantum yield. बाकी देखो बेटा यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे फोर्थ है फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया, फिफ्थ है फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन एंड सो ऑन। आप सारी इनको एक बार पढ़ लोगे तो ये आप लोग पढ़ने वाले हो सारे के सारे। आप देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा दैट इज़ ल्यूमिनेसेंस, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ये आई थिंक यहाँ से कट गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? चमक होता है। ल्यूमिन वर्ड से ल्यूमिनेसेंस बना है एंड ल्यूमिन स्टैंड्स फॉर लाइट, कि ये हमारे पास लाइट की एक यूनिट होती है ल्यूमिन, तो ल्यूमिन से ही ल्यूमिनेसेंस बना है। तो अब देखो ल्यूमिनेसेंस होता क्या है, जो किसी भी बॉडी के अंदर ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब ये ग्लो कैसे भी हो सकता है, या तो हीट की वजह से हो सकता है या फिर कोल्ड लाइट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ग्लो प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय मेथड्स अदर देन दैट द एक्शन ऑफ हीट, कि किसी बॉडी में बिना कोई हीट लगाए ग्लो प्रोड्यूस करना, दैट इज़ नोन एज ल्यूमिनेसेंस। और अगर बॉडी एमिटिंग कोल्ड लाइट है तो उसको भी हम ल्यूमिनेसेंट बॉडी बोल सकते हैं। जैसे आपने जुगनू नाम सुना होगा कि रात को अंधेरे में जो वो चलते हैं तो चमकते हुए चलते हैं, तो ये भी जो उनके बॉडी के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ नोन एज कोल्ड लाइट। और इसको बेसिकली जो हम नाम देते हैं इस फिनोमिना को दैट इज़ ल्यूमिनेसेंस। उसके बाद है कि ल्यूमिनेसेंस जो है बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज़ कैमिल्यूमिनेसेंस, सेकेंड वन इज़ फ्लोरेसेंस एंड थर्ड वन इज़ फॉस्फोरेसेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस को। तो जब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन किसी बॉडी के अंदर होती है तो क्या होता है, हमें ये तो पता ही है कि बॉडी लाइट एब्जॉर्ब करेगी तभी कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर होती हैं जिनके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है, कि वो रिएक्शन लाइट एनर्जी लेते नहीं हैं बल्कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे एमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शंस एट ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर विल बी कॉल्ड द कैमिल्यूमिनेसेंस। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से या हम कहें फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर कैमिल्यूमिनेसेंस को देखें
कि ये बेसिकली किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही रिवर्स है। अब कुछ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं केमिल्यूमिनेसेंस के लिए। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है वो वही है फायरफ्लाइज। आपने सुना होगा, जुगनू जिसकी मैं बात कर रही थी, कि उनके अंदर लाइट जो प्रोड्यूस होती है, यानी कि लाइट एनर्जी जो वो एमिट करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ल्यूसीफेरिन। कि ल्यूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है और वो जुगनू के अंदर पाया जाता है। जब लाइट एनर्जी वो लेते हैं तो उस लाइट से उस प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है और उसके अंदर लाइट एनर्जी एमिट होती है। तो ये हमारे पास होता है एक प्रोटीन है ल्यूसीफेरेज, उसकी प्रेजेंस में, प्रोटीन नहीं बेसिकली एंजाइम इसको हम बोलेंगे, ल्यूसीफेरेज की प्रेजेंस में ये फिनोमिना होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन ल्यूसीफेरिन जो ग्लोवॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही इसका ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस टू गिव P2O5, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस। थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ डिकेइंग वुड containing certain forms of bacteria. It is known as luminescence. Now the second type of luminescence is fluorescence. So fluorescence क्या होता है? हमारे पास कुछ substances ऐसे हैं जिनको हम लाइट को एक्सपोज करते हैं और तो वो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सपोज़ हमने वो लाइट एनर्जी का सोर्स वहाँ से हटा दिया है तो क्या होगा, या तो इमीडिएटली उस बॉडी से लाइट एनर्जी हमें ऑब्जर्व होगी, यानी कि लाइट वो एमिट करेंगे, या फिर वो कुछ देर के बाद भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में बेसिकली क्या हुआ कि सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर लाइट को एक्सपोज किए जाते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड emit it back either instantaneously or after some time. So this will be known as the phosphorescence. कुछ examples जो हमारे पास हैं phosphorescence के, that is fluoride, CaF2 etc. in the body. फिर उसके बाद ये कहता है कि कुछ ड्रग्स जैसे कि ईओसिन, फ्लोरेसिन एक्सेट्रा जो हैं, उनके वेपर्स भी ये फ्लोरेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं। और कुछ एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी जैसे यूरेनिल सल्फेट है UO2SO4, ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को देखें तो नॉर्मली जो वेवलेंथ है एमिटेड लाइट की, दैट इज़ यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। और अगर इसी फिनोमिना को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट the energy absorbed raises the electrons to a sufficiently higher level, but the return of excited electron to the original level takes place in steps through the intermediate level. The energy thus produced in every jump is smaller, and hence wavelength of the light emitted is large in comparison to the absorbed light. कि यहाँ पर अगर हम रेडिएशंस की जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्मली फ्लोरेसेंस के अंदर जो एमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो अब देखो इन्होंने कहा E=H/ν, हम सबको पता है, न्यू को लिखेंगे C/λ। तो बेसिकली एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया कि रेजोनेंस फ्लोरेसेंस भी एक फिनोमिना होता है। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास मरकरी वेपर्स हैं तो लाइट एनर्जी जो एमिट होती है उसकी वेवलेंथ सेम होती है एज दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। यानी कि फ्लोरेसेंस का वो फिनोमिना जहाँ पर सेम वेवलेंथ हमारे पास होती है, यानी कि एब्जॉर्ब्ड लाइट की जितनी वेवलेंथ है उतनी ही वेवलेंथ की लाइट एमिट की जाती है। और जो थर्ड टाइप का फिनोमिना हमारे पास है दैट इज़ फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस को अगर हम देखें तो बेसिकली ये भी फ्लोरेसेंस की तरह हैं, लेकिन फ्लोरेसेंस में हमने कहा था कि जो सब्सटेंस वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उसको या तो इमीडिएटली एमिट बैक कर देगा या फिर उसको एक्सीडेंटली
सॉरी इन आफ्टर सम टाइम वो पास करेगा, तो इस फिनोमिना को हम बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, जो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की थी वो उन्हीं रेडिएशंस को एमिट बैक भी करेगा, बट एट सम आफ्टर सम टाइम लैग, यानी कि बीच में कुछ टाइम डिफरेंस होगा, कुछ टाइम गैप होगा। एंड दिस फिनोमिना इन विच there is a time lag or time gap between the absorption of radiation and the emission of radiations by the body or substance, this phenomena will be called the phosphorescence. अगर हम phosphorescence को more general way में define करना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि phosphorescence is generally a slow fluorescence, कि यहाँ पर जब हम सोर्स ऑफ रेडिएशंस को हटा देते हैं तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एमिशन ऑफ रेडिएशंस होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो इसके लिए है दैट इज़ जिंक सल्फाइड एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फाइड्स या फिर जिंक सल्फाइड ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स का काम करते हैं। So this is all about today's lecture, and from tomorrow onwards we will be discussing the next lecture. Then till then you have to watch this lecture and mark your attendance in the comment section as well as in the Google form provided to you.